नोएडा राजकुमारी हत्याकांड घटना का विवरण। राजकुमारी एक गृहिणी थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। 24 अगस्त की रात को वह अचानक घर से गायब हो गई। परिवार ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच। जांच के दौरान पुलिस को राजकुमारी के मोबाइल फोन की लोकेशन आखिरी बार सेक्टर 99 के पास मिली थी। पुलिस ने इलाके में छानबीन की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में राजकुमारी को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा गया। मुख्य संदिग्ध। जांच के दौरान पुलिस ने राजकुमारी के पति और एक अन्य व्यक्ति को शक के दायरे में लिया। यह व्यक्ति राजकुमारी का जानकार था और उसके साथ उसकी अंतिम बार देखी गई थी। पुलिस ने दोनों से कड़ी पूछताछ की। हत्या का खुलासा। कड़ी पूछताछ और जांच के बाद राजकुमारी के पति ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने किसी घरेलू विवाद के चलते गुस्से में आकर राजकुमारी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने राजकुमारी के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर दफना दिया। शव की बरामदगी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर राजकुमारी का शव बरामद किया। शव की स्थिति काफी खराब थी, जिससे पता चलता है कि हत्या के बाद काफी समय तक शव को छुपाकर रखा गया था। अदालत में कार्यवाही। राजकुमारी के पति और उस संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ हत्या और साक्ष्यों को मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की और कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह मामला समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और घरेलू हिंसा का एक गंभीर उदाहरण है। इस केस ने समाज को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि घरेलू हिंसा और आपसी विवाद कितनी भयानक स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। नोएडा राजकुमारी हत्याकांड में अदालत में कार्यवाही एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की, अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई में निम्नलिखित घटनाक्रम प्रमुख रहे। चार्जशीट की दाखिलगी। पुलिस ने मामले की पूरी जांच के बाद राजकुमारी के पति और संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में मुख्य रूप से हत्या, साक्ष्यों को मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की, जिनमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन और गवाहों के बयान शामिल थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि राजकुमारी के पति ने गुनाह कबूल कर लिया है और उसके द्वारा बताई गई जगह से शव बरामद किया गया। 3. आरोपों की पुष्टि। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक सुनवाई के बाद उन्हें पुष्ट किया और उन पर हत्या का आरोप तय किया। राजकुमारी के पति और संदिग्ध व्यक्ति ने अदालत के सामने अपने बचाव के लिए अपने वकीलों के माध्यम से अपनी बात रखी। 4. गवाहों की गवाही। मामले में गवाहों की गवाही भी महत्वपूर्ण रही। पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने अदालत में अपनी गवाही दी। उन्होंने उन घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में बताया जो हत्या से पहले और बाद में हुई थीं। गवाहों ने उन तथ्यों की पुष्टि की जो पुलिस की जांच में सामने आए थे। 5. साक्ष्यों का परीक्षण। अदालत ने सभी साक्ष्यों जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन डेटा और मेडिकल रिपोर्ट का विस्तार से परीक्षण किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यह पुष्टि हुई कि बरामद शव राजकुमारी का ही था और उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। 6. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें। अभियोजन पक्ष ने राजकुमारी के पति और संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल के पक्ष में दलीलें दीं, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा में नरमी की अपील। 7. न्यायिक निर्णय। मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहियों का मूल्यांकन करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंततः अदालत ने राजकुमारी के पति को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संदिग्ध व्यक्ति को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में सजा सुनाई गई, हालांकि उसकी सजा की अवधि कम थी। 8. अपील की संभावना। दोषी ठहराए गए आरोपियों के वकील ने अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बनाई है। इस मामले ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों की गंभीरता को उजागर किया है
और न्याय प्रणाली की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। नई कहानी हाथ की सफाई कहानी का सारांश। कहानी का नायक एक चतुर और चालाक आदमी है जिसे अपनी हाथ की सफाई यानी चोरी और धोखाधड़ी करने में महारत हासिल है। वह किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गलत काम क्यों न करना पड़े। कहानी में उसका सामना एक साधु से होता है जो अपने साधु वेश और गुणों से सभी को प्रभावित करता है। नायक साधु को देखकर सोचता है कि वह एक गरीब साधु होगा, इसलिए वह उसे आसानी से लूट सकता है। लेकिन साधु असल में उससे भी बड़ा चतुर होता है और वह नायक को उल्टा ठग लेता है। साधु दिखाता है कि कैसे उसने अपने हाथ की सफाई से नायक को मात दे दी है। कहानी के अंत में नायक समझ जाता है कि असली चालाकी और हाथ की सफाई का मतलब केवल दूसरों को ठगना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। मुख्य विषय 1, भ्रष्टाचार और अनैतिकता। कहानी भ्रष्टाचार और अनैतिकता की ओर इशारा करती है जो समाज में हर स्तर पर व्याप्त है। 2, चतुराई और चालाकी। कैसे लोग अपनी चतुराई और चालाकी से दूसरों को धोखा देते हैं और अंततः खुद भी उसी जाल में फंस जाते हैं। 3, मानवीय स्वभाव, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और तुरंत लाभ प्राप्त करने की लालसा का चित्रण किया गया है। 4, व्यंग्य प्रसाई जी का यह व्यंग्यात्मक लेखन समाज के उन हिस्सों को उजागर करता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। शिक्षा हाथ की सफाई कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अनैतिक और गलत रास्तों पर चलकर कोई व्यक्ति स्थायी सफलता नहीं पा सकता। चालाकी और धोखाधड़ी का अंत हमेशा बुरा होता है। इसके साथ ही दूसरों को बेवकूफ समझने वाले खुद भी बेवकूफी का शिकार हो सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली चतुराई है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, नोएडा राजकुमारी हत्याकांड में पुलिस की जांच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मामले की जांच विस्तृत और कई चरणों में की गई थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए विभिन्न जांच प्रक्रियाओं का पालन किया, जिनका विवरण इस प्रकार है। टांबा डा 1, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होना। राजकुमारी के परिवार द्वारा 25 अगस्त 2023 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि राजकुमारी 24 अगस्त की रात से लापता है। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले राजकुमारी के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की। फोन की आखिरी लोकेशन सेक्टर 99 नोएडा के पास मिली, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि वह इसी इलाके में हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उस क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। चैप्टर 3, सीसीटीवी फुटेज की जांच। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में राजकुमारी को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा गया था। इस व्यक्ति की पहचान करना और उसकी गतिविधियों की जांच करना पुलिस के लिए एक प्रमुख चुनौती थी। 4, परिवार और परिचितों से पूछताछ। पुलिस ने राजकुमारी के परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि राजकुमारी का पति अक्सर उसके साथ विवाद करता था। पति और परिवार के अन्य सदस्यों के बयान पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण साबित हुए। ताब्याकन 5, मुख्य संदिग्ध की पहचान। जांच के दौरान राजकुमारी के पति का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। उसके बयानों में असंगतियां थीं और वह कई बार पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। इसके चलते पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। बरामदगी। कड़ी पूछताछ के बाद राजकुमारी के पति ने अंततः अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने किसी घरेलू विवाद के चलते राजकुमारी की हत्या कर दी थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव को एक सुनसान जगह से बरामद किया। शव की हालत से पता चला कि हत्या के बाद उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। 7, फॉरेंसिक जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हुई कि शव राजकुमारी का ही था। अन्य सबूत जैसे कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया औजार भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए।